हाय दोस्तों, फिजिकल एजुकेशन गुरु में आपका स्वागत है। अब हमारे एचडी कोचिंग से ये जो चैनल है वो फिजिकल एजुकेशन गुरु में इसका नाम परिवर्तन हो गया है। तो आज से इस चैनल का नाम फिजिकल एजुकेशन गुरु के नाम से आपको यूट्यूब पर मिलेगा। तो जो भी हमारे सब्सक्राइबर हैं, जिन्होंने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, तो वो इस चीज़ को ध्यान से समझ लें और जब भी कोई भी वीडियो आएगी तो वो फिजिकल एजुकेशन गुरु के चैनल के नाम से ही आएगी। तो इसी के साथ में आज हम आपके लिए नया टॉपिक लेके आए हैं और बहुत ही बेहतरीन टॉपिक है जिसका नाम है बास्केटबॉल और कंप्लीट वीडियो है। पूरा बास्केटबॉल है, इतिहास से लेकर माप, फॉल्ट, बॉल, नेट, मैदान, जो भी है बिल्कुल इस वीडियो में कुछ भी नहीं छोड़ा है। जैसा कि पूरा का पूरा वीडियो में दिखा रखा है संपूर्ण, तो उसी प्रकार से संपूर्ण है और बिल्कुल सरल तरीके से आपको समझाया गया है। ऐसे नोट्स आपको YouTube पर कोई नहीं देने वाला है, इसलिए जो भी अगर हमारे चैनल को विजिट कर रहा है और उसे सही से अच्छे से एजुकेशन चाहिए, गुरु एग्ज़ाम शिक्षक के रूप में उसे एग्ज़ाम पास करना है, तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि एक फिजिकल एजुकेशन गुरु ही है जो आपको लिखित रूप में नोट्स प्रदान करा रहा है। ठीक है, लेक्चर्स तो यूट्यूब पर सभी दे रहे हैं, सभी समझा रहे हैं और हम समझाने के साथ साथ में आपको नोट्स भी प्रोवाइड करा रहे हैं बिल्कुल फ्री। तो हमारी जितनी भी क्लासेस हो चुकी हैं, अगर पीछे से जिस किसी को भी नोट्स बनाने हैं तो वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और शेयर ज़रूर कर दे, क्योंकि अन्य दोस्तों को भी आपको ये मिल सके। तो अपने साथी लोगों को अवश्य शेयर करें। तो आज हम शुरू करते हैं अपना नया सेक्शंस बास्केटबॉल। तो आज हमारे सामने है बास्केटबॉल। तो बास्केटबॉल के जो खिलाड़ी हैं उनको हम क्या कहते थे? कैजर्स कहते हैं। बास्केटबॉल की शुरुआत अमेरिका ने की है। ठीक है, आधुनिक बास्केटबॉल की बात कर रहे हैं। और बास्केटबॉल के जो जन्मदाता हैं वो हैं डॉक्टर जेम्स नाइस्मिथ। बास्केटबॉल की शुरुआत 1891 में हुई। अब बास्केटबॉल की शुरुआत 1891 में हुई, लेकिन करी किसने है? तो इसकी शुरुआत स्प्लेंडर कॉलेज में हुई। भाई कहाँ हुई है? स्प्लेंडर कॉलेज में हुई। और इसी की जो प्रथम प्रतियोगिता थी, जो प्रथम प्रतियोगिता 20 जनवरी सन 1992 ईस्वी में इसी कॉलेज में स्प्लेंडर कॉलेज में ही, स्प्लेंडर फील्ड कॉलेज में ही कराई गई। इसके बाद अगर हम कहें तो जो बास्केटबॉल के आधिकारिक नियम हैं वो 1915 में बने। और आधिकारिक नियम कितने बनाए गए? तो केवल 5 आधिकारिक नियम बनाए गए 1915 में। सैद्धांतिक जो नियम बनाए गए थे वो 5 ही बनाए गए थे। देखिए, कुछ चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, इनको आप वीडियो को पोस्ट करके लिख लेंगे। ठीक है, नोट कर लेंगे। जो मैंने यहाँ पे नहीं लिखा है लेकिन उसे मैं बोल दे रहा हूँ। नेक्स्ट हमारा है बास्केटबॉल को विश्व में नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी है? तो वो हमारी है फीफा। फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल डी बास्केटबॉल। और इसका जो मुख्यालय है वो हमारा है माई स्विट्जरलैंड। ये हमारा इसका मुख्यालय है। अब हम बात करेंगे बास्केटबॉल को विश्व बास्केटबॉल की प्रथम विश्व कप प्रतियोगिता। देखिए यहाँ पे पुरुष लिखा है, तो ये पुरुष ना होकर के ये पुरुष नहीं है। यहाँ पे मैं कट कर दे रहा हूँ, ये सॉरी कुछ थोड़ा, ये जो आपको लिखा है पुरुष, ये पुरुष यहाँ पे नहीं लिखना है। ठीक है, प्रथम विश्व प्रतियोगिता। अब प्रथम विश्व प्रतियोगिताएं कौन कौन सी हैं वो हमें देखनी है। तो देखेंगे जो प्रथम विश्व प्रतियोगिताएं हैं, तो जैसे पुरुष प्रतियोगिता कब हुई? तो 1950 में हुई अर्जेंटीना में। अब महिला की कब हुई? तो वो सन 1953 में चिल्ली में हुई। ठीक है, इसी के आगे नेक्स्ट बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट में हमारे पास आ रखी है कि नेक्स्ट स्लाइड की तरफ चलेंगे। तो इसमें आ रखा है कि बास्केटबॉल को शामिल किया गया। भाई आधिकारिक रूप से ओलंपिक में कब शामिल किया गया? तो बास्केटबॉल को आधिकारिक रूप से जो है कब शामिल किया गया? तो बास्केटबॉल को जो आधिकारिक रूप से पुरुष के लिए किया गया 1936
बर्लिन ओलंपिक में 1936 बर्लिन ओलंपिक में इसे आधिकारिक रूप से जो है शामिल कर लिया गया। लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि इसी ओलंपिक में इससे पहले इसे 1924, 28, 32 ईस्वी में इसको प्रदर्शनी के रूप में ओलंपिक में लाया गया। देखिए वीडियो बड़ी होगी क्योंकि संपूर्ण कोर्स है, तो वीडियो तो बड़ी होनी है। ठीक है, तो बास्केटबॉल को ओलंपिक में आधिकारिक रूप से 1936 में पुरुष को और महिलाओं को 1976 में, लेकिन इसे प्रदर्शनी के रूप में कब लाया गया? तो 1924 में लाया गया भाई। प्रदर्शनी के रूप में 1924 में भेजा गया, 1928 में भेजा गया, 1932 में भेजा गया। ठीक है, तो इसे प्रदर्शनी के रूप में भेजा गया और महिलाओं को मॉन्ट्रियल ओलंपिक 1976 में शामिल किया गया। इसके साथ साथ में हम आगे बढ़ेंगे। एशिया में कब शामिल किया गया? तो एशिया में हमें जो है पुरुष को 1951 नई दिल्ली में और महिलाओं को 1962 जकार्ता में। इसी प्रकार से देखेंगे कि भारत में नियंत्रण करने वाली संस्था कौन सी है? तो भारत में जो नियंत्रण करने वाली संस्था है वो है BFI, यानी कि बास्केट फेडरेशन ऑफ इंडिया, भारतीय बास्केटबॉल संघ। अब इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना हुई 1950 ईस्वी में। मुख्यालय कहाँ है? तो दिल्ली में है। वर्तमान अध्यक्ष कौन है? के गोविंद राय हैं। अब भारत की टीम को ओलंपिक में कब लाया गया? तो भारत की टीम को ओलंपिक में आपके लिए लाया गया 1980 में। देखिए कहीं 1980 है, तो कहीं हमारा 1986 भी है। आप लोग ध्यान रखेंगे 1986 भी है। तो इसमें अब जहाँ डाउट्स या कन्फ्यूजन्स है, जिन किताबों में, किसी किताब में 1980 में दे रखा है, तो किसी किताब में 1986 भी दे रखा है। तो जहाँ आपको अगर लग रहा है डाउट्स है, तो वहाँ मैं बताता जा रहा हूँ। नेक्स्ट स्लाइड की ओर चलेंगे। स्लाइड नंबर नेक्स्ट है एशिया में बास्केटबॉल को नियंत्रण करना। भाई एशिया में अब कौन कर रहा है बास्केटबॉल को नियंत्रण? भाई यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया भारत में। अब इसके बाद में हमारा है एशिया में कौन नियंत्रण कर रहा है। एशिया में तो बात हो रही है एशिया की। एशिया में बास्केटबॉल को नियंत्रण करने वाली संस्था तो कौन सी है? तो एशिया में जो बास्केटबॉल को नियंत्रण कर रही है वो ABF है, यानी कि एशियन बास्केटबॉल फेडरेशन। इसकी स्थापना कब हुई? तो इसकी स्थापना 1954 ईस्वी में हुई। अब बात करेंगे बास्केटबॉल खेल में पुरस्कार विजेता के प्रतिभागियों के नाम। भाई किसने अभी पुरस्कार जीता है? तो बास्केटबॉल में हम अब प्रतियोगी जो है खिलाड़ियों के नाम बताएंगे जिन्होंने बास्केटबॉल में अभी तक जो है पुरस्कार जीते हैं। तो पहली बात करें तो इसमें अगर हम बात करें तो अर्जुन पुरस्कार की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अर्जुन पुरस्कार विजेता कौन है? तो अर्जुन पुरस्कार में हमारे आ जाएंगे अर्जुन पुरस्कार विजेता। तो अर्जुन पुरस्कार विजेता हमारे हैं, प्रथम है हमारे सर्वजीत सिंह। 1961 ईस्वी में इन्होंने प्राप्त किया सबसे पहले और प्रथम। अभी तक जो है सबसे पहले और प्रथम हमारे सर्वजीत सिंह है। दूसरे नंबर पर खुशीराम है। अगर आप कहीं लिखना चाहें तो लिख सकते हैं। दूसरे व्यक्ति हमारे खुशीराम है। खुशीराम जी को दूसरे नंबर पे दिया गया जो है, इन्हें दिया गया 1967 में। 1967 में दिया गया, ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। पहले नंबर पे हैं सर्वजीत सिंह, 1961 में दिया गया। दूसरे नंबर के जो व्यक्ति हैं वो खुशीराम हैं, जिन्हें 1967 में दिया गया। और अंतिम की बात करें तो विशेष भुगवंशी हैं। ठीक है, इन्हें लास्ट ईयर मिला है। अब इनसे पहले की अगर बात करें तो प्रशांत सिंह हैं। इनसे पहले जो मिले हैं वो प्रशांत सिंह है। देखिए दोस्तों, आपसे आगे पीछे का भी पूछ सकता है कि एक साल पीछे का भी आपसे पूछ सकता है कि भाई भुगवंशी से पहले कौन हुए, ठीक है, या सर्वजीत सिंह के बाद किसे मिला। तो इस प्रकार से भी क्वेश्चन बन सकता है। तो जिस प्रकार से क्वेश्चन बनता है
उसी प्रकार से मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अगर नेक्स्ट बात करें तो ध्यानचंद पुरस्कार विजेता की बात करें तो ध्यानचंद पुरस्कार विजेता किसे मिला है, तो ध्यानचंद पुरस्कार विजेता अभी तक मात्र 2 ही लोगों को दिया गया है। अभी तक मात्र 2 ही लोगों को, तो अभी तक केवल 2 ही लोगों को मिला है। तो इसमें कौन से 2 लोगों को मिला है, तो एक हमारे मिले हैं राजकुमार को मिला है, तो इन्हें 2003 नहीं 2002 में, इन्हें भी 2002 ही में मिला है, और अर्पणा घोष को भी 2002 में ही मिला है। तो दोनों लोगों को अभी तक केवल ध्यानचंद पुरस्कार लाइफ टाइम, और ये कौन सा है, लाइफ टाइम अचीवमेंट है, इन्हीं दोनों लोगों को अभी तक दिया गया है। ठीक है, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार अभी तक किसी को नहीं दिया गया। जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार है अब उसे हम किस नाम से जानते हैं, तो अब उसे हम जानने लगे हैं मेजर ध्यानचंद नाम से। मैं ज़रा इसे इरेज कर लूँ। तो अब जो है वो मेजर ध्यानचंद जी के नाम से इसे जाना जाता है, मेजर ध्यानचंद जी के नाम से। तो किसे, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को। तो ये भी हमें ध्यान रखने वाली बात है कि राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार को किस नाम से जाना जाता है, तो वो जाना जाता है मेजर ध्यानचंद। तो मेजर ध्यानचंद के नाम से जाना जाता है राजीव गांधी पुरस्कार को। और नेक्स्ट अगर बात करें तो बास्केटबॉल की प्रमुख ट्रॉफियाँ, तो प्रमुख ट्रॉफियाँ हैं, मैं बोल भी दे रहा हूँ कुछ ट्रॉफियाँ, और हमने कुछ यहाँ पे नोट भी करी है। तो बास्केटबॉल की प्रमुख ट्रॉफियों के बारे में बताएंगे। तो पहली जो ट्रॉफी है वो BC गुप्ता है। दूसरी अगर बात करें तो विलियम टाइड मेमोरियल ट्रॉफी राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता है। ये ध्यान रखने की राष्ट्रीय पुरुष प्रतियोगिता कौन सी है और महिला पुरुष प्रतियोगिता कौन सी है। तो इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो हमारी जो है कौन सी है, यहाँ पे अगर देखें तो तीसरे नंबर पे है तो प्रिंस बंसल झा ट्रॉफी, ये महिला पुरुष प्रतियोगिता है। इसके बाद में सैंडरसन कप, इसके बाद में सी मुन्नी स्वामी कप, इसके बाद में है विलियम जॉनसन कप, इसके बाद में अखिल भारतीय रामू मेमोरियल ट्रॉफी, इसके बाद में है यूरोपियन कप, इसके बाद में है सर्वजीत ट्रॉफी। तो यही बहुत ही हैं, इतनी अगर आप ट्रॉफियों को याद करते हैं। हाँ, हालांकि अभी बहुत सारी इसमें हैं, बंगलोर ब्लू चैलेंजर्स हैं, और अगर हम बात करें तो अमेरिकन कप भी है, एशिया कप भी इसी में शामिल है, तो इस प्रकार से यूरोपियन कप भी इसमें शामिल है। तो इस प्रकार से बहुत सारी हमारी प्रतियोगिताएं होती हैं बैडमिंटन में, बास्केटबॉल में। अब इसके बाद में नेक्स्ट पढ़ेंगे बास्केटबॉल के नियम। अब हम बास्केटबॉल के नियम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे कोर्ट के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, कोर्ट के बारे में। तो पहले यहाँ देख लेते हैं, ये इंडोर गेम है, मतलब अंदर खेले जाने वाला गेम है। इसके बाद में अगर देखा जाए तो उसकी जो मैदान होता है वो उत्तर से दक्षिण की ओर होता है। छत की अगर ऊंचाई देखी जाए तो 7 मीटर होती है। कोर्ट आयताकार होता है। ठीक है, ये कोर्ट के बारे में जानकारियाँ हैं। इसके बाद देखेंगे कोर्ट। अब कोर्ट हमारे पास आया है, ये रहा है कोर्ट हमारे पास। तो यहाँ से कोर्ट हम जानेंगे कोर्ट के बारे में। तो देखिए यहाँ पे मैंने आपके लिए चित्र बनाया है, और इस चित्र के माध्यम से ही, तो यहाँ पे देखिए कोर्ट के माध्यम से ही हम सारी जानकारी लेंगे। तो पहली जो हमारी है, पहले हम बात करेंगे लंबाई की। किसकी बात करेंगे, लंबाई। पहले हम इसकी लाइनों की बात कर लेते हैं कि कौन सी लाइन क्या है, उसे किस नाम से जाना जाता है। तो जो पहले आपको ये वाली लाइन जो दिख रही है आपको, जिस पे 28 मीटर लिखा है, इसे हम बोलते हैं साइड लाइन। इसे हम बोलते हैं साइड लाइन, या फिर हम कह सकते हैं थ्रो लाइन भी कह सकते हैं। इसे क्या बोल सकते हैं, थ्रो लाइन। देखिए एक एक करके मैं बता दे रहा हूँ। इसके लिए बोल सकते हैं थ्रो इन, इसे थ्रो इन लाइन भी कहते हैं। तो पहली हमारी हो गई, पहली हमारी कौन सी होगी भाई, साइड लाइन या थ्रो इन लाइन। तो मैं इरेज भी करता जा रहा हूँ और साथ साथ में बताता हूँ। तो ये हमारी यहाँ से ये हो गई पहली। ठीक है, अब दूसरी लाइन की अगर हम बात करें तो दूसरी लाइन हमारी कौन सी होती है, ये वाली लाइन। इधर से देखिए इस वाली लाइन की बात कर रहे हैं। तो तो ये थ्रो लाइन हो गई। इसके बाद में देखिए ये लिखी है एंड लाइन या बेस लाइन, ये आपको लिखिए एंड लाइन या बेस लाइन लिखी हुई दिख रही है। यहाँ पे देखिए साइड लाइन लिखी हुई है,
ठीक है, यहाँ पे पॉइंट बाई पॉइंट मैं गोला कर रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद में ये जो एरिया है जिसे हमने ब्लू कलर से आपने दर्शाया गया है, ये जो एरिया दर्शाया गया है ब्लू कलर से, ये तो इसे बोलते हैं रिजेक्टेड एरिया, रिजेक्टेड एरिया बोलते हैं। ठीक है, ये रिजेक्टेड एरिया है। और यहीं से ये आपने देख रखा है, ये थ्रो लाइन है, ये जो आपने एरो दिख रहा है ये फ्री थ्रो लाइन है। ठीक है, और ये फ्री थ्रो सर्किल है। ठीक है, ये सेंटर सर्किल है, ये आपको दिख रहा है ये सेंटर सर्किल है। ठीक है, और ये मिडिल कोड लाइन है, ये मिडिल कोड यानी दो कोड को दो भागों में बांटने वाली ये लाइन है। ठीक है, और यहीं से अगर हम देखा जाए तो यहाँ से हमारा नो सर्किल चार्ज की बात करें तो मैं पहले इसे हटा दूं। तो ये हमारा जो है नो सर्किल चार्ज है, ये आपको दिख रहा है, ये नो सर्किल चार्ज है। तो ये हमारा नो सर्किल चार्ज है। ठीक है, इसी प्रकार से अभी मैं इसमें बताऊंगा कि आपको कौन कौन सा क्या क्या है, इसकी मेजरमेंट के बारे में बताऊंगा। तो ये नो सर्किल चार्ज के बारे में हमने जान लिया कि कौन सा हमारा नो सर्किल चार्ज है। तो इसके बाद में बची क्या, 3 पॉइंट एरिया। तो 3 पॉइंट देखिए, 3 पॉइंट एरिया हमारी कहाँ पे है, तो 3 पॉइंट एरिया आपको ये दिख रही है इस लाइन से। अगर इस लाइन से हम बाहर से अगर इसमें बास्केट डालते हैं, यहाँ से बास्केट यहाँ डायरेक्ट करते हैं तो हमें 3 पॉइंट मिलते हैं। कितने पॉइंट मिलते हैं, 3 पॉइंट मिलते हैं, इसीलिए इसे 3 पॉइंट एरिया कहते हैं। अगर हम इसके अंदर से यहाँ से अगर इस बॉल को यहाँ बास्केटबॉल में डालते हैं तो हमें 2 पॉइंट मिलते हैं, तो इसलिए इसमें 2 पॉइंट मिलते हैं, तो इसे रिजेक्टेड एरिया बोलते हैं। ये जो एरिया है, अगर इस रिजेक्टेड एरिया से अगर हम बॉल को यहाँ डालते हैं नीले वाले कलर से तो हमें 1 पॉइंट मिलता है। कितना पॉइंट मिलता है, 1 पॉइंट मिलता है। बिल्कुल आप ध्यान रखिए। इसके बाहर जो आपको खाली जगह दिख रही है इसे रन ऑफ कहते हैं। क्या कहते हैं, इसे रन ऑफ एरिया कहते हैं। इसे कौन सी एरिया कहते हैं, रन ऑफ एरिया कहते हैं। ठीक है, तो यही हमारी इतनी लाइनें होती हैं इसमें। ठीक है, तो इन चीज़ों को आप बिल्कुल ध्यान में रखेंगे कि जो है रिजेक्टेड एरिया कौन सी होती है, 2 पॉइंट एरिया कौन सी होती है, 3 पॉइंट एरिया कौन सी होती है। अब हम इसके बाद में इसके मेजरमेंट के बारे में जानते हैं। तो हम पहले इसे इरेज कर लेंगे जितना भी हमने लिखा है। तो अब हम इसके बारे में जानेंगे, इसके मेजरमेंट के बारे में। तो इसकी जो लंबाई होती है वो 28 मीटर होती है, चौड़ाई 15 मीटर होती है। और इसके जो हम कहें कि रन ऑफ की जो एरिया होती है वो 2 मीटर होती है, रन ऑफ की एरिया जो 2 मीटर होती है। और यहाँ से अगर कोट की बात करें कि आधे कोट की बात करें, हाफ कोट जो सेंटर सर्किल लाइन है, ये सेंटर सर्किल लाइन जो है इसे कितने 2 भागों में बांटती है, हाफ भागों में। तो इस हाफ भाग की अगर चौड़ाई की बात करें तो 14 मीटर आती है, क्योंकि यहाँ पे ये लाइनिंग भी जुड़ी होती है। तो इसके जो बीच की जगह बचती है वो 14 मीटर बचती है। 1 सेंटीमीटर जो है लाइन की चली जाती है। क्यों, इसके प्रत्येक लाइन की मोटाई कितनी होती है, 5 सेंटीमीटर होती है। ये भी आपको ध्यान में रखना है कि इसके प्रत्येक सेंटर में जो सेंटर लाइन होती है उसकी जो मोटाई होती है वो 5 सेंटीमीटर होती है। बिल्कुल ध्यान में रखना है। इसके बाद अगर हम बात करें कि यहाँ से कौन सा हमने बोला सर्किल जो है नो चार्ज सर्किल का जो माप होता है, नो चार्ज सर्किल, देखिए ये हमारा नो चार्ज सर्किल का माप है 1.575 मीटर होता है नो सर्किल चार्ज का। ठीक है, नो चार्ज सर्किल का जो व्यास होता है वो 1.25 होता है। इसका जो व्यास है वो 1.25 होता है। ठीक है, रिजेक्टेड एरिया की बात करें तो रिजेक्टेड एरिया जो होती है वो 5.79 मीटर होती है। ये लंबाई की बात है आगे की तरफ, ये लंबाई ऐसे में, और अगर ऐसे में बात करें तो इसकी होती है 4.80, कितनी होती है, 4.80 मीटर इसकी चौड़ाई होती है। तो रिजेक्टेड एरिया की लंबाई 5.79 मीटर और चौड़ाई 4.8 मीटर होती है। बिल्कुल ध्यान में रखना है। जिसको भी अगर कहीं पे भी कुछ लग रहा है तो वीडियो को पॉज करके बिल्कुल इन मापों को नोट कर लेगा अगर ध्यान रहे तो, अन्यथा जो है लिख ही ले वो तो ज़्यादा बेटर है। इसके बाद में अगर हम बात करें तो रिजेक्टेड एरिया हो गई। अब नो जो सेंटर सर्किल होता है इसकी माप कितनी होती है, तो सेंटर सर्किल के जो व्यास होता है वो हमारा होता है, व्यास की बात कर रहा हूँ, सेंटर सर्किल का जो व्यास होता है ये होता है
3.6 मीटर। और अगर त्रिज्या की बात करें आर बराबर देखें तो 1.108 मीटर, 1.80। इस बीच में जो बीच में व्यास का क्या होता है, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी व्यास होगी और इसकी आधी दूरी, इसकी कितनी दूरी, इसकी आधी दूरी अगर हम बात करें ऐसे, इसकी आधी दूरी हमारी 1.08 हो गई। ठीक है, तो इस चीज़ को आप अच्छे से समझ लेंगे। तो ये सेंटर सर्किल का होता है। ऐसे ही अर्धव्यास की जो लंबाई होती है, अर्धव्यास आपने देखा है यहाँ से यहाँ तक की, इसकी भी 1.80 ही होती है। ठीक है, रिजेक्टेड एरिया से अब एक बात भी सुनना कि यहाँ से नो चार्ज सर्किल से इस रिजेक्टेड एरिया जो लाइन है, ये जो आपको दिख रही है ये लाइन, इसकी माप होती है 6.75। कितनी होती है, 6.75 मीटर इसकी लाइन की चौड़ाई होती है। डी जो हमारी 3 पॉइंट एरिया होती है उसकी लंबाई का अगर हम बात करें तो कहाँ से, तो नो चार्ज सर्किल से इसकी माप जोड़ी जाती है। ठीक है, इसके बाद में न्यूट्रल जोन होते हैं। न्यूट्रल जोन को ये बने हुए होते हैं, ये न्यूट्रल जोन बोलते हैं, इन्हें बोलते हैं न्यूट्रल जोन। तो प्रत्येक पहले जो न्यूट्रल जोन की माप होती है वो होती है 1.75 मीटर लंबाई, और चौड़ाई की अगर बात करें तो चौड़ाई होती है 0.10 मीटर, 0.10 मीटर। इसी प्रकार से ये चलता रहता है। तो ये हमारे होते हैं न्यूट्रल जोन की लंबाई। तो यहाँ से हमारा देखते हैं 3 पॉइंट एरिया, 2 पॉइंट एरिया, सारी हमारी एरिया कवर हो गई हैं। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। वीडियो लंबा होगा लेकिन बिल्कुल वीडियो एकदम आपके लिए सटीक होगा। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ से कोड मेजरमेंट पूरा होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बास्केटबॉल एंड बोर्ड रिंग। अब बास्केटबॉल और बोर्ड रिंग के बारे में पढ़ेंगे। तो ये हमारा बास्केटबॉल और बास्केट रिंग है। तो देखो ये बोर्ड है, तो बास्केट बोर्ड ये होती है, इसकी लंबाई होती है 1.8 मीटर, ये इसकी चौड़ाई हो गई, और इसकी जो ऊंचाई होती है 1.22 मीटर, 1.22 मीटर ये इसकी जो है कहाँ गया, तो यहाँ से हम देखेंगे ये इसकी लंबाई हो गई और इसकी चौड़ाई हो गई। अब हम जहाँ पे बोर्ड मिलता है, ये देखो आपको दिख रहा है ये बोर्ड है। ठीक है, इस बोर्ड की जो माप है वो अगर हम बात करें तो इसकी जो चौड़ाई होती, लंबाई होती है ऐसे में वो 0.5 मीटर होती है, और ऐसे में ऊंचाई की बात करें तो 0.45 मीटर्स होती है। इसकी जो लाइन की जो मोटाई होती है, जो आपको ये लाइन दिख रही है, इसकी मोटाई होती है 50 mm, यानी कि 5 सेंटीमीटर। मैंने कहा ना प्रत्येक लाइन की जो मोटाई होती है 5 सेंटीमीटर होती है। अब इसकी अगर ज़मीन से ऊंचाई देखें तो ज़मीन से ऊंचाई आपकी होती है 0.5 सेंटीमीटर। किसकी, बोर्ड की। किसकी ऊंचाई बता रहे हैं, बोर्ड की। ये जो बोर्ड लगा है इस बोर्ड की ऊंचाई हमारी होती है 0.5 मीटर्स। इस बोर्ड की ऊंचाई 0.5 मीटर्स होती है। और इससे बात करें तो ये जो बास्केट रिंग लगी है इसकी ऊंचाई कितनी होती है, तो इसकी ऊंचाई होती है 2.25 मीटर्स की ऊंचाई होती है। तो यहाँ से हमें यही जानना है। और इसके बाद में बात करें तो जो हमारा बास्केट रिंग लगा हुआ है, ये बास्केट रिंग लगा हुआ है, तो इस रिंग की माप क्या होती है, तो जो इस रिंग की माप होती है तो 45 × 45 रिंग की माप होती है। ठीक है, और इसकी जो एरिया होती है वो 45.72 भी बोल सकते हैं, कहीं 45.72 भी लिखा हुआ होता है। ठीक है, इसी के साथ साथ में अगर हम बात करें तो बोर्ड की जो लंबाई हो गई हमने बता दी 1.8 मीटर्स, चौड़ाई 1.255 मीटर्स, और इसकी मोटाई की बात करें तो 3 सेंटीमीटर या 5 सेंटीमीटर मोटा इसका बोर्ड होता है। 19 mm भी बोल सकते हैं, मोटा होता है, लकड़ी का बना होता है। बास्केट रिंग की जो लंबाई चौड़ाई होती है वो 40-45, सॉरी यहाँ पे थोड़ी सी बोलने में, तो यहाँ 40 होगा। कितना होगा, 40 × 45, 40 और 45 होगा। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ से हो गई। तो बास्केटबॉल में नेट की लंबाई अगर बात करें तो इसकी भी नेट की लंबाई भी उतनी होती है, और इसमें लूप जो रस्सियाँ बंधी हुई होती हैं, ये रस्सियाँ बास्केटबॉल में जो बंधी हुई होती हैं, इन रस्सियों की संख्या कितनी होती है, 12 होती है। जो लूप जिन्हें बोलते हैं लूप, तो लूप हमारे कितने होते हैं, 12 होते हैं। ठीक है, इसी के साथ में अगर बास्केटबॉल रिंग की मोटाई की बात करें तो मोटाई में जो व्यास होता है वो 2 सेंटीमीटर होता है, 2 सेंटीमीटर होता है, यानी कि 16 से 18 mm के करीब होता है। ठीक है, तो इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। ये हमारा बास्केटबॉल हो गया, बास्केटबॉल रिंग हो गया ये सब।
और अब देखेंगे तो आप एक बार इसे देख लीजिए, पोस्ट कर लीजिए वीडियो को, और पोस्ट करके आप लोग देख सकते हैं। ठीक है, इसी के साथ में आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। अब बात आती है बॉल की। किसकी बात आती है? बॉल। तो बॉल के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे ये है बास्केटबॉल, ये बास्केटबॉल की है। तो बास्केटबॉल फीफा के अनुसार, किसके अनुसार? फीफा के अनुसार इसे 4 भागों में मान्यता मिली है। कितने भागों में? 4 भागों में मान्यता मिली है। ठीक है, तो 4 भागों में मान्यता मिली है। तो पहली जो बॉल होती है आपको देख रही है, फुटबॉल 7वें नंबर की बॉल। तो इसकी जो साइज होता है वो 7 नंबर बॉल होती है। और इसकी जो बात करें, वजन की बात करें तो 580 से 620। और इसकी जो पर्दी होती है, ये पर्दी की बात कर रहे हैं आप लोग। पर्दी तो जानती होंगे सब लोग कि पर्दी क्या होती है। पर्दी मतलब ये चारों ओर, ये चारों ओर, ये जो पर्दी की बात है। ठीक है, ये पर्दी हो रही है, इस चारों ओर, गेंद के चारों ओर अगर हम ऐसे जा रहे हैं तो इसे हम पर्दी बोलते हैं। तो इस पर्दी की जो पर्दी होती है वो कितने? 7 नंबर गेंद के लिए 75 से 77 सेंटीमीटर होती है। कितनी होती है? 75 से 77 सेंटीमीटर होती है, ध्यान रखना है। ठीक है, इसके बाद करें कि 2 नंबर पर है महिला बास्केटबॉल के लिए 6 नंबर की बॉल दी जाती है। इसका जो वजन होता है 510 से 550 ग्राम होता है। इसकी जो पर्दी होती है वो 7.5 से 73 सेंटीमीटर होती है। इसके बाद में बात करें मिनी बास्केटबॉल 5 नंबर की होती है। इसका जो वजन होता है वो 465 से 495 ग्राम होता है। 68.5 से 70 सेंटीमीटर होता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में चौथे नंबर की जो बॉल होती है, तो चौथे नंबर की बॉल को, जो चौथे नंबर पर बॉल है वो लाइट बास्केटबॉल होती है। और ये जो है 5, इसका भी साइज 5 होता है, 360 से 390 ग्राम होती है। और इसकी जो पर्दी होती है 68.5 से 70 सेंटीमीटर होती है। देखिए सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे आपको नोट कर रखी हैं, सारी चीज़ें मैंने आपको यहाँ पे नोट कर रखी हैं, और आप इसे आसानी से देख सकते हैं। और यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लग रही है तो मैंने पहले कहा कि आप सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि बहुत मेहनत पड़ती है इस वीडियो को बनाने में, काफ़ी समय लगता है। इतना मैटर जोड़ना, फिर उसे लिखना, फिर बनाना, तो एक तो लाइक और कमेंट्स और शेयर तो बनता ही है आप लोगों का। अगर आपको लग रहा है कि आपका दोस्त आपके साथ में लगा हुआ है और आपको अच्छा नोट्स दे रहा है, अच्छी तैयारी आपकी करवा रहा है, तो आप एक लाइक ज़रूर करें और शेयर ज़रूर करें दोस्तों के साथ में। और हो सके जितना भी आप हमारी वीडियो को शेयर कर सकें उतना आप शेयर करिए। अपने भाई को आप अपने दोस्तों से मिलवाइए और अपने दोस्तों से जो है हमारे चैनल के बारे में बातचीत करिए। आपको संपूर्ण कोर्स देंगे हम, और बिल्कुल संपूर्ण के कोर्स दे ही रहे हैं। आज बास्केटबॉल हम पूरा करेंगे, चाहे हमें 1 घंटा क्यों ना लग जाए, लेकिन इतना समय नहीं लेंगे, वीडियो कम ही समय में कर देंगे। और क्योंकि 3 स्लाइडें बची हैं हमारे पास केवल, और हमारा आज बास्केटबॉल कंप्लीट हो जाएगा। और बिल्कुल संपूर्ण, कहीं से भी कोई भी कमी नहीं है और ना किसी कमी को मैंने छोड़ा है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट बढ़ते हैं। नेक्स्ट में क्या है आपके सामने आइए, बास्केट जो जर्सी पहनते हैं खिलाड़ी, जर्सी का नंबर और साइज। देखिए खिलाड़ी जो जर्सी पहनते हैं वो जर्सी का नंबर 1 से 99 तक होता है। 1 से स्टार्ट होता है और कहाँ तक? 99 तक। कहीं कहीं आपको 0 लिखा हुआ मिलेगा, मैंने कहा ना, कहीं कहीं आपको कैसा लिखा हुआ मिलेगा मैं बता दे रहा हूँ कि किसी किसी बुक में 0 से 99 भी आपको काउंट किया जा रहा होगा। तो आपको जो ऑप्शन में, देखो दोनों में से कोई एक ऑप्शन होगा, और इन दोनों सॉरी, दोनों ऑप्शनों में से आपको एक ऑप्शन मिलेगा, दोनों नहीं हो सकते हैं। ठीक है, इसके साथ में हम आगे बढ़ेंगे। जर्सी का नंबर हो गया भाई, कितने नंबर तक पढ़ते हैं? तो ये 1 से 0 तक होता है, मतलब 1 से 99 तक, और 0 से 99 तक भी हो सकता है। जर्सी के जो आगे का नंबर होता है, जो आगे नंबर होता है उसका जो साइज होता है वो 10 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा। और इसके जो जर्सी के पीछे का जो साइज होता है वो 20 सेंटीमीटर लंबा और 2 सेंटीमीटर चौड़ा होता है। ठीक है दोस्तों, इसके साथ में नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ते हैं। स्लाइड में आया है नेक्स्ट हमारा, और इस स्लाइड में हम किस पे जिक्र कर रहे हैं? तो इस स्लाइड में कहा है बास्केटबॉल समय की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं भाई? बास्केटबॉल समय की बात कर रहे हैं कि बास्केटबॉल समय में क्या है। तो बास्केटबॉल समय क्या होता है भाई? तो बास्केटबॉल जो समय होता है वो भाई 40 मिनट का होता है।
इसमें 4 क्वार्टर होते हैं, प्रत्येक क्वार्टर में 10-10 मिनट का खेल होता है और प्रत्येक क्वार्टर के बीच में 2 मिनट का अवकाश तथा 2 क्वार्टर के बीच में 15 मिनट का अवकाश होता है। अब आप लोग समझे नहीं होंगे, चलिए मैं इसे थोड़ा विस्तार से समझाता हूँ। ठीक है, मुझे पता है कि आप लोगों को मेरी बात समझ में नहीं आई होगी, आई होप। तो मैं इसे बना के मैं आप यहाँ पे दर्शा दे रहा हूँ। जैसे ये है, तो मैंने कहा ना पूरा गेम हमारा कितने का हो रहा है, तो मैं ज़रा पहले इसे इरेज कर लूँ, थोड़ी जगह बना लूँ जिससे कि हमारा आसानी से हो जाए, क्योंकि जगह घेरेगा। तो जैसे ये हमारा है, तो हमें कुल 40 मिनट लग रहे हैं। तो 2 हाफ यानी कि 20 मिनट का 2 हाफ और 20 मिनट का 2। देखिए समय तो आपको लगना ही लगना है। इसके बीच में 15 मिनट का इंटरवल, इसके बाद में 20 में 10 मिनट का हाफ और 10 मिनट का, इसके बीच में 2 मिनट का मध्यावकाश, इसके बीच में 2 मिनट का मध्यावकाश। तो यही हमारी होती है टाइमिंग। ठीक है, तो इसे इस चित्रों का हम देख लेंगे, इससे आपको बिल्कुल समझ में आएगा कि मैंने किस प्रकार से आपको दर्शाया है। तो यहाँ पे अगर टाइमिंग की बात करूँ तो क्या हो जाएगा, 10, 2, 15, 10, 2, 10, इस प्रकार से आपका टाइमिंग आ जाएगा। अगर टोटल टाइम की बात करेंगे तो टोटल जो टाइम होगा, सॉरी यहाँ पे 10 छूट गया, 10, 15, तो टोटल टाइम की बात करेंगे तो यहाँ पे टोटल टाइम आएगा 59 यानी कि 60, पूरे 1 घंटे का समय होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने समझ लिया टाइमिंग को। अब इसको हम इरेज करेंगे क्योंकि हमें आगे भी पढ़ना है भाई, नीचे भी मैटर दिया हुआ है हमारे लिए पढ़ने के लिए, और देखेंगे कि भाई कहाँ पे हमारा कौन सी चीज़ है। ठीक है, तो हम बढ़ते हैं आगे। आगे मैच की शुरुआत कैसे करते हैं, तो मैच की शुरुआत हमारी जंप बॉल से होती है। किससे होती है भाई, जंप बॉल से। ओहो, शुरुआत यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हुआ है भाई लिखने में, थोड़ा यहाँ पे भोपाल नहीं होगा, भोपाल नहीं होगा, जब से शुरू होती है ना, जब होगा। अच्छा, जब से शुरू किया है, जब से भो प्लस से शुरू किया है। देखिए यहाँ पे ये लाइन हमारी गलत जो है लिखी हुई है, हमारे टाइप राइटर ने इसे थोड़ा गलत उतार दिया है, तो इसके लिए मिस्टेक और सॉरी कहता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जंप बॉल होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मैं लिख दे रहा हूँ जंप बॉल। तो जो खेल की शुरुआत है वो जंप बॉल से होती है। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। जंप बॉल जब की जाती है तो रेफरी कहाँ होता है, जंप बॉल रेफरी करता है। तो यहाँ पे भी थोड़ी मिस्टेक, ये दोनों ऑप्शन बिल्कुल चेक नहीं हुई स्लाइड शायद, तो इससे हमें कोई मतलब नहीं है। फिलहाल जंप बॉल से हमारी शुरुआत होती है और जंप बॉल के समय जो है एम्पायर ही करता है। जंप बॉल कौन करता है, तो एम्पायर करता है। कौन करता है, एम्पायर करता है। अब हम नियम पढ़ेंगे, कौन से नियम है, 3 सेकेंड नियम, सेकंड नियम पढ़ेंगे। बहुत बार पूछा गया है, ये बिल्कुल वही चीज़ लाए हैं जो बिल्कुल कई बार पूछी गई है। 3 सेकेंड नियम कब होता है, तो 3 सेकेंड नियम के लिए क्या होता है कि प्रतिद्वंदी खिलाड़ी द्वारा रिजेक्टेड एरिया में 3 सेकेंड से अधिक समय गेंद अपने कंट्रोल में रहती है तो 3 सेकेंड उल्लंघन होगा। यानी कि अभी हमने आपको स्लाइड नंबर में कहाँ दिखाया, अभी मैंने आपको यहाँ देखिए, ये रिजेक्टेड एरिया है। अगर इस रिजेक्टेड एरिया की बात करें हम, इस रिजेक्टेड एरिया में अगर कोई खिलाड़ी है, ठीक है, ये, और उसके बाद सॉरी कहाँ, ये है, ये रिजेक्टेड एरिया है। स्लाइड चल क्यों नहीं रही, अच्छा, तो इसमें यदि कोई खिलाड़ी, इसमें अगर खिलाड़ी है और वो जो है इसमें जो खिलाड़ी है और वो अपने हाथ में बॉल को लिए है, अपने हाथ में बॉल को लिए है, तो वो 3 सेकंड से ज़्यादा इसमें बॉल नहीं रोक सकता है इस एरिया में। इसे रिजेक्टेड एरिया बोलते हैं। ठीक है, अगर वो रोकता है तो वो 3 सेकंड का नियम उल्लंघन होगा और उसमें फ्री थ्रो आपको दिया जाएगा। ठीक है, समझ गए आप, आगे बढ़ेंगे। तो ये 3 सेकंड का नियम हो गया। नेक्स्ट अगर हम बढ़ते हैं तो नेक्स्ट हमारा नियम है किसका, 5 सेकंड रूल। कौन सा नियम है, 5 सेकंड रूल। तो 5 सेकंड रूल की तरफ बढ़ेंगे
तो 5 सेकंड रूल में क्या कहा गया है, खिलाड़ी को 5 सेकंड से अधिक समय तक गेंद को रोककर नहीं रख सकता है, खास करके जब वह फ्री थ्रो कर रहा है तब। फ्री थ्रो के समय वह 5 सेकंड से ज़्यादा अपने हाथ में जो गेंद नहीं रोक सकता है। 8 सेकंड का नियम क्या कहता है, जिस टीम के खिलाड़ी के पास गेंद को तथा वह खिलाड़ी अपने किसी जिस टीम के पास अगर खिलाड़ी के पास गेंद है और वह खिलाड़ी अपने ही कोर्ट में हो तो उसे 8 सेकंड के अंदर अंदर गेंद को विपक्षी कोर्ट में पहुंचाना होगा। तो यहाँ से अगर हम समझ सकते हैं तो देखिए मैं आप समझाने की कोशिश करूँगा। कोर्ट की तरफ हम आते हैं, पहले मैं इसे थोड़ा कोर्ट को साफ़ करता हूँ। कोर्ट हमारा समझाने में बड़ा गंदा हो गया ना, तो इसको मैं जरा पहले साफ़ कर लेता हूँ जिससे कि आपको ये 3 सेकंड देखिए यहाँ से सवाल पूछा जाता है भाई। यहाँ जल्दबाजी नहीं करनी है हमें, जब हमें सीखना है तो अच्छे से सीखना है और आपको इसके साथ साथ में सब्सक्राइब भी करना है भाई। जैसे यहाँ पे अगर हमारा प्लेयर है, ये हमारा प्लेयर है और इसके हाथ में गेंद है, तो इसे यहाँ इसके इस डोर में, इसके पाले में, अपोनेंट के पाले में 8 सेकंड में गेंद फेंकनी होगी, यानी पहुंचानी होगी ड्रिबलिंग कर ड्रिबलिंग करते हुए वो उसे वहां तक ले जाएगा सेकंड वाले अपोनेंट की टीम में जो है कोर्ट में। अगर वो 8 सेकंड के अंदर अंदर नहीं ले गया तो उसे 8 सेकंड के नियम के अनुसार फ्री थ्रो दिया जाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आपको बिल्कुल ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट अगर हम बढ़ें तो अब आपको 8 सेकंड का भी नियम पता लग गया। नेक्स्ट है हमारा नेक्स्ट जो हम बात कर रहे हैं, तो नेक्स्ट जो नियम है 24 सेकंड का नियम। कौन सा है भाई, 24 सेकंड का नियम। तो 24 सेकंड का नियम क्या कह रहा है, जिस भी टीम के खिलाड़ी के पास गेंद होती है उस टीम को 24 सेकंड के अंदर विपक्षी कोर्ट के बास्केट में शूट करना होता है। अब देखिए शूट आउट के समय की बात हो रही है भाई, शूट आउट के समय की। ठीक है, जैसे ये खिलाड़ी है, अब इसने क्या करा, इस खिलाड़ी को ये जो है इसके ये खिलाड़ी जो है आया यहाँ से ऐसे चलता हुआ शूट करता हुआ, अब ये शूटिंग पोजीशन पर है, यहाँ पे खड़ा है शूटिंग पोजीशन पर। तो ये यहाँ से 24 सेकंड में इस बॉल को थ्रो इन करेगा इस बास्केट बॉल में। तो यदि ये नहीं कर पा रहा है तो उस समय 24 सेकंड का रूल लागू होता है। ठीक है, क्या लागू होता है, 24 सेकंड के अंदर अंदर इसे जो है गेंद इसमें डालनी होगी इसके बाद बास्केटबॉल में। इसके बाद जो 14 सेकंड का नियम है, तो 14 सेकंड का नियम है, मान लो इसने इसमें गेंद डाली और इसके बास्केटबॉल में ये गेंद नहीं पहुंची, तो ये क्या करेगा, वो दूसरा अपोनेंट खिलाड़ी, जैसे मान लो यहाँ पे दूसरा खिलाड़ी खड़ा है, तो ये दूसरा खिलाड़ी आकर इसे 14 सेकंड के अंदर अंदर इस बास्केटबॉल में अगर वो डाल देता है तो उसे 1 पॉइंट मिलेगा। तो आप 24 सेकंड और ये सारे नियम और रूल सीख गए होंगे, उम्मीद है। तो 14 सेकंड का नियम का रूल हमने आपको बता दिया है कि क्या होता है 14 सेकंड के नियम का रूल। अभी हमने बताया, देखो यहाँ पे यही लिखा है, क्या लिखा है कि 24 सेकंड के नियम के दौरान यदि गोल नहीं हुआ तो 14 सेकंड के अंदर वह पुनः गोल करने की कोशिश कर सकता है। 14 सेकंड के अंदर अंदर वो गोल कर सकता है। नेक्स्ट है थ्रो इन का नियम। थ्रो इन जो है 5 सेकंड में किया जाता है। थ्रो इन लेने वाले खिलाड़ी से अंपायर की दूरी 4 मीटर होती है। प्रतिद्वंदी खिलाड़ी 1 मीटर दूरी पर रहता है और 1, 2, 4 क्वार्टर की शुरुआत भी थ्रो इन से ही होती है। अब नेक्स्ट स्लाइड की ओर बढ़ेंगे, अंतिम स्लाइड हमारी। तो यहाँ पे वीडियो बिल्कुल 40 सेकंड में कंप्लीट होती हुई और बहुत ही बढ़िया तरीके से। यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही है तो ज़रूर लाइक सब्सक्राइब करें बस, और शेयर ज़रूर करें। शेयर करना ना भूलें अपने मित्रों के साथ में, जो भी आपके साथ में हो उस ग्रुप में आप सेंड कर दें, और जिससे कि वो हमारी वीडियो को सब्सक्राइब कर ले और आने वाली वीडियो वो आराम से देख सके, उसके नोट्स मिल सकें। और यूपी टीजीटी और पीजीटी केवीएस में उसका एक सीट बिल्कुल हो। तो आप अगर एक अच्छा शिक्षक, अगर आपको एक शिक्षक पद पर चयन करना है, यूपी टीजीटी पीजीटी या एलटी ग्रेड पर अपने आपको शिक्षक पद पर लेना है, तो आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो बास्केटबॉल के फॉल्ट। अब बास्केटबॉल में फ़ॉल्ट क्या है, इसमें 4 प्रकार के फॉल्ट होते हैं। नंबर 1 पर्सनल फाउल, व्यक्तिगत फॉल्ट, और नंबर 2 टेक्निकल फॉल्ट, तकनीकी फाउल। नंबर 3 अनसपोर्टेड लाइक बिहेवियर फॉल्ट, यानी खिलाड़ी विहीन व्यवहार। नंबर 4 डिस्क्वालीफाइंग फाउल। अब देखिए फाउल होते क्या हैं, जैसे पर्सनल
हमने आपको 4 प्रकार के फाउल बता दिए, ठीक है। तो जो पर्सनल फाउल होता है, तो पर्सनल फाउल किसे कहते हैं? तो पर्सनल फाउल में थोड़ा हटाते हैं इन्हें। तो पर्सनल फाउल यहाँ पे हमने दिया पर्सनल फाउल। तो पर्सनल फाउल क्या होता है? धक्का देना, जो खींचना, मारना आदि, गेंद को रोकना, मतलब गेंद अगर हम आए तो उसे पकड़कर रोकना, गेंद को लेकर अपने साथ रखना, और जो है ड्रिबलिंग करते हुए खिलाड़ी को रोकना। तो इस प्रकार से पर्सनल फाउल के अंतर्गत आते हैं। दूसरा क्या है? टेक्निकल फाउल क्या होता है? गलत व्यवहार करना, ठीक है, गलत कोई व्यवहार करना, गाली देना, खिलाड़ी को भाग जो है आंखें दिखाना, हाथ हिलाना, कोहनी मारना, लहराना, उसके आगे हाथ लहराना, अधिकारी से गलत बोलना, तो ये टेक्निकल फाउल कहलाता है। अनसपोर्टेड लाइक बिहेवियर फाउल क्या होता है? इसमें खेल भावना को आघात पहुंचाना, मतलब खेल भावना की को जो है क्या है, आघात पहुंचाना ही हमारा कहलाता है अनसपोर्टेड बिहेवियर। और डिसक्वालीफाइंग फाउल भी क्या होता है? तो डिसक्वालीफाइंग फाउल क्या होता है? ये कोच और अधिकारियों के द्वारा होता है। इसमें अगर कोई कोच या अधिकारी किसी प्रकार की कोई मिस्टेक वगैरह या कुछ गलती करता है या कोई भी बात करता है, तो उसमें इसी के लिए रखा जाता है, ठीक है, अनबिहेवियर फॉल्ट के रूप में उसे रखा जाता है। अगर हम बात करें तो यहाँ पर बास्केटबॉल खिलाड़ी में अधिकतम 4 फाउल ही मान्य होते हैं। 4 फाउल ही वो जो है उसके होते हैं, वो 4 फाउल कर सकता है, ठीक है। 4 बार फाउल उसके मान होते हैं, उसे छूट मिलती है 4 फाउल करने के बाद। प्रत्येक खिलाड़ी कम से कम 5 फाउल कर सकता है प्रत्येक टीम के द्वारा, ठीक है, 5 फाउल हो सकते हैं। फ्री थ्रो किसी प्रकार का फाउल होने पर, फ्री थ्रो में किसी प्रकार का फाउल होने पर क्या होता है? फ्री थ्रो दिया जाता है। अगर किसी प्रकार का फाउल हो रहा है तो उसे क्या दिया जाएगा? फ्री थ्रो दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है। किसी प्रकार का अगर फाउल होता है तो उसे क्या दिया जाएगा? फ्री थ्रो दिया जाएगा। ये भी आपको ध्यान में रखना है, ठीक है। और इसके साथ में और इसमें है, मैं बता दे रहा हूँ, आप लोग वीडियो पॉज करके देख लेंगे। किसी खिलाड़ी को चोट लगने पर उसके स्थान पर आए खिलाड़ी को फ्री थ्रो ही दिया जाएगा। अगर फ्री थ्रो मान लो उसे मिल रहा है, उसे उस दौरान अगर उसे चोट लग गई, वो फ्री थ्रो लेने जा रहा है, उस दौरान उसे क्या लग गई? चोट लग गई, तो हम क्या करेंगे कि उस खिलाड़ी को ही जो है फ्री थ्रो दिया जाएगा जो उसके स्थान पर आया है, जो उसके स्थान पर आया है उसी खिलाड़ी को फ्री थ्रो दिया जाएगा। अब बात करते हैं ड्रिबलिंग। आपने सुना होगा ड्रिबलिंग। तो ड्रिबलिंग क्या होता है? ड्रिबलिंग में डबल ड्रिबलिंग होता है, डबल ड्रिबलिंग। मगर कोई खिलाड़ी अगर बॉल को हाथ से ऐसे ड्रिबलिंग करते हुए जा रहा है और एक हाथ से करते हुए जा रहा है, अब वो क्या कर रहा है? अपने दोनों हाथों से उसने करना शुरू कर दिया, तो इस प्रकार से डबल ड्रिबलिंग हो गई, ठीक है। अब यहाँ पे बात कर लेते हैं अधिकारियों की। किसकी बात करते हैं? अधिकारियों की बात कर लेते हैं। भाई अधिकारी कितने होते हैं मैच में, ठीक है। तो अधिकारी की बात करते हैं। किसकी बात करेंगे? अधिकारी। तो अधिकारी हमारे 7 होते हैं। कितने अधिकारी होते हैं? 7 होते हैं। रेफरी एक होता है, एक रेफरी होता है, ठीक है। एक स्कोरर होता है, स्कोरर एक होता है। टाइम कीपर एक होता है, आप लोग नोट कर लीजिए, टाइम कीपर एक होता है। एम्पायर 2 होते हैं, आप लोग नोट कर सकते हैं वीडियो को पॉज कर करके। असिस्टेंट, अगर राइटिंग नहीं समझ में आ रही कोई बात नहीं, हमारी आवाज़ तो समझ में आ रही होगी। असिस्टेंट असिस्टेंट स्कोरर एक होता है, असिस्टेंट स्कोरर एक होता है। और 24 सेकेंड, कितने का? 24 सेकेंड ऑपरेटर एक होता है, ठीक है। तो इस कुल मिला के 7 अधिकारी होते हैं, ठीक है। बास्केटबॉल में मैंने आपको ट्रॉफियाँ बताई दी हैं। कुछ हमारे खिलाड़ी हैं जिनके उपनाम हैं, उनको भी मैं आपके सामने रख दे रहा हूँ। बस वीडियो हमारी होने वाली है और हमारा आज का ये पूरा, मैंने कहा ना, पूरा संपूर्ण आपको सिलेबस मिलेगा। तो इसके साथ में अगर हम बात करें तो अजमेर सिंह को आपने सुना होगा। अजमेर सिंह, अजमेर सिंह। तो अजमेर सिंह को हम किस नाम से जानते हैं? तो हॉर्स पेस्टर्स ऑन द न्यू हाई के नाम से जानते हैं। अगला नाम है शिवांश, शिवांश मगोन। शिवांश मगोन को किस नाम के जानते हैं? क्वीन ऑफ द बास्केटबॉल के नाम से जानते हैं। खुशीराम, हमने बताया था ना, दूसरे
जो खिलाड़ी हैं खुशीराम, जिन्हें हमें अर्जुन पुरस्कार मिला, इनका नाम है स्कोरिंग मशीन ऑफ एशिया, इनको जानते हैं। तो भारत को जो है इस प्रकार से जो है नाम है। इसी के साथ में आज की वीडियो हमारी समाप्त होती है। तो हमारे अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब जरूर करें, और आपको आने वाली वीडियो मिलेगी बिल्कुल फुल, मैंने कहा ना बिल्कुल फुल, बिल्कुल कहीं से भी किसी प्रकार का कोई फॉल्ट नहीं, और बिल्कुल फुल आपको वीडियो मिलेगी फुल नोट्स के साथ में। इसी के साथ धन्यवाद।